और ए और ए बी बिल्कुल नहीं होगा। माता पिता का रक्त समूह बी और ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, रक्त समूह ओ नहीं होगा। माता पिता का रक्त समूह ए बी और ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। यदि RH प्लस रक्त वर्ग का रक्त RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया तो अभिश्लेषण यानी एग्यूल्टिनेशन के कारण RH माइनस 1 वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 4. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था अंतर्ग्रहण यानी इंजेस्शन, दूसरी अवस्था पाचन डाइजेस्टिव, 3 अवशोषण एब्जॉर्प्शन, 4 स्वांगीकरण एसिमिलेशन, 5 मल परित्याग डिफेकेशन। आमाशय स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों यानी पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट कैसीन के रूप में बदल देता है। पक्वाशय ड्यूओडिनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत यानी लीवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अम्लाशय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2 एमाइलेज यह मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। 3 लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यह भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा एंजाइम माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 3 सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। 4 लैक्टेज यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। 5 लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 3 अवशोषण एब्जॉर्प्शन पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्व यानी विलाई के द्वारा होती है। 4 स्वांगीकरण एसिमिलेशन अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। 5 मल परित्याग डिफेकेशन यह अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं जिसे गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग यकृत लिवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को
ग्लाइकोजीन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका यानी हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजीन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर यानी पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त यानी बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त यानी बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। पहला कार्य, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्न्याशयी रस क्रिया कर सके। दूसरा कार्य, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। 3, यह वसाओं का इमल्सिफिकेशन करता है। 4, यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। 5, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय, पैंक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी यानी नलिकाहीन एंडोक्रीन और बहिःस्रावी नलिकायुक्त एक्सोक्रीन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, यह अग्न्याशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बी कोशिका, बी सेल से इंसुलिन, ए कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं वाई कोशिका से सोमियोटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन, यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा स्रवित होता है। इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकेगॉन, यह ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टेन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पाचन का सारांश इस प्रकार है। ग्रंथिरस पहला, लार, इसमें एंजाइम होते हैं टॉयलिन। यह भोज्य पदार्थ मांड यानी श्वेत सार में होता है। प्रतिक्रिया के बाद माल्टोस बनता है। दूसरा एंजाइम है माल्टेस, भोज्य पदार्थ माल्टोस, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्रंथिरस दूसरा, जठर रस, इसमें एंजाइम होता है पहला पेप्सिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन से बनता है। प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स बन जाते हैं। दूसरा एंजाइम है रेनिन, भोज्य पदार्थ कैसीन, प्रतिक्रिया के बाद कैल्शियम पैराकैसिनेट बनता है। 3, अग्न्याशय रस,
एंजाइम पहला ट्रिप्सिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन से, प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। दूसरा एंजाइम एमाइलेज, भोज्य पदार्थ मांड या स्टार्च, प्रतिक्रिया के बाद शर्करा। एंजाइम लाइपेज, भोज्य पदार्थ वसा, प्रतिक्रिया के बाद वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ग्रंथिरस चौथा आंतरीय रस, इसमें एंजाइम पहला इरेप्सिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन, प्रतिक्रिया के बाद एमिनो अम्ल। 2 माल्टेस, भोज्य पदार्थ माल्टोज, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज। एंजाइम 3 लैक्टेस, भोज्य पदार्थ लैक्टोज, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। एंजाइम 4 सुक्रेस, भोज्य पदार्थ सुक्रोस, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। एंजाइम 5 लाइपेज, भोज्य पदार्थ वसा, प्रतिक्रिया के बाद वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। 5 परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वी ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। पहला भाग हृदय हार्ट, दूसरा भाग धमनियां आर्टरीज, 3 शिराएं वीन्स और 4 रुधिर ब्लड। हृदय हार्ट, यह हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी चैम्बर्स का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट ऑरिकल एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं आलिंद राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। बाएं आलिंद लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड वॉल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा यानी वेन कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाती है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी यानी आर्टरी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट, बायां आलिंद से बायां निलय, फिर वहां से दहिक महाधमनी, फिर विभिन्न धमनियां, छोटी धमनियां, आर्टेरॉयल धमनी कोशिकाएं जहां से अंग अग्र एवं पश्च महाशिरा, फिर वहां से दाहिना आलिंद, दाहिने निलय, वहां से पल्मोनरी धमनी, फिर फेफड़े में, फिर पल्मोनरी शिरा, बायां आलिंद, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल एवं शिथिलन डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिक्यूल नोड SAN दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120 और 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। 6. लसिका परिसंचरण तंत्र लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य, पहला कार्य
लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। दूसरा कार्य, लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। 3. लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कारण जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। 4. लसिका घाव भरने में सहायता करती है। 5. लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। 7. उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में है। पहला अंग वृक्क यानी किडनीज, दूसरा अंग त्वचा स्किन, 3 यकृत लिवर, 4 फेफड़ा लंग्स। वृक्क किडनीज मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। एक धमनिका चौड़ी अभिवाही धमनिका एफरेंट आर्टेरियोल, जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। 2. पतली अपवाही धमनिका एफरेंट आर्टेरियोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट, वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। नेक्स्ट, वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निष्पन्द फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निष्पन्द वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट, सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। नेक्स्ट, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट, वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनो पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। दूसरा, त्वचा स्किन, त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का श्रवण करती हैं। तीसरा, यकृत लिवर, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। चौथा, फेफड़े लंग्स, फेफड़े 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, गार्लिक, प्याज, अनियन और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन, जंतु और फिर उत्सर्जन। पहला, एक कोशिकीय जंतु विसरण के द्वारा। दूसरा, पोरीफेरा संघ के जंतु विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा। तीसरा, सिलेंड्रस सीधे कोशिकाओं द्वारा। चौथा, चपटे कृमि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। पांचवा, अनेलेडा संघ के जंतु वृक्क नेफ्रिहेडिया द्वारा। छठा, ऑर्थोपोडस मेलबिधियन नलिकाओं द्वारा। सातवां, मोलस्का मूत्र अंग द्वारा। आठवां, केशुरुकी मुख्यतः वृक्क द्वारा। आठवां, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम।
तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। पहला मस्तिष्क ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जा स्पाइनल कॉर्ड। पहला मस्तिष्क। मस्तिष्क के निम्न भाग हैं। मस्तिष्क, इसके फिर उसने 3 भाग किए हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क प्रोसेनसेफेलॉन, दूसरा है मध्य मस्तिष्क मेसेनसीफेलॉन और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क रोम्बेनसीफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के फिर उसने 2 भाग किए हैं, सेरिब्रम और डायनसिफिलेनी, और इसका फिर आगे से डायनसिफिलेन का 2 भाग हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस। फिर मेसेलेनफोन के भी 2 भाग हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडेंकल, और पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिगेंट। नेक्स्ट, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम से बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट, सेरिब्रम के कार्य। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलमस के कार्य। ये दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। नोट, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य। ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र है। नेक्स्ट, सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य। इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम के कार्य। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। नेक्स्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमानुकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। दूसरा, मेरुरज्जा स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जा बनता है। इसका मुख्य कार्य है, पहला, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। दूसरा, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। नोट, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जा से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, क्रेनियल एवं मेरुरज्जा स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, नॉर एड्रिनल नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तीसरा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जा तंत्रिकाओं का बना होता है। ये शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की
आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्र के कार्य: पहला, ये त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। दूसरा, इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। तीसरा, ये लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। चौथा, ये हृदय स्पंदन को तेज करता है। पांचवा, ये श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। छठा, ये आंख की पुतली को फैलाता है। सातवां, ये मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। आठवां, ये आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। नौवां, इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। 10वां, ये रक्त दाब को बढ़ाता है। 11वां, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। 12वां, ये रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। 13वां, ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। 14वां, इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, परानुकंपी तंत्र के कार्य। इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। जैसे पहला, ये रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। दूसरा, ये लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। तीसरा, ये नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। चौथा, ये मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। पांचवा, ये आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। छठा, इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करना है। नौवां, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है। ए अक्षीय कंकाल, बी उपांगीय कंकाल। ए अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशुरुक, दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। पहला, खोपड़ी स्कल। इसमें 22 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवानो स्यूटर्स के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां और होती हैं जो चेहरे को बनाती हैं। दूसरा, कशुरुक दंड वर्टेब्रल कॉलम। मनुष्य का कशुरुक दंड 33 कशुरेखाओं से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थित गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशुरुक दंड लचीला रहता है। संपूर्ण कशुरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त करते हैं। पहला, गर्दन सर्वाइकल रीजन 7 कशुरुक। दूसरा, वक्ष थोरैसिक रीजन 12 कशुरुक। तीसरा, कटी लंबर रीजन 5 कशेरुक। चौथा, त्रिक सैक्रल रीजन 5 कशेरुक। पांचवा, पुच्छ कॉर्डल रीजन 4 कशुरुक। योग 33। इसका पहला कशुरुक जो कि एटलस कशुरुक एटलस वर्टेब्रा कहलाता है, खोपड़ी को साधे रहता है। नेक्स्ट, कशुरुक दंड के कार्य। पहला, सिर को साधे रखता है। दूसरा, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। तीसरा, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। चौथा, ये गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। पांचवा, ये मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। बी उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके निम्न भाग हैं। पहला, पाद अस्थियां। दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। दूसरा, मेखलाएं। मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप बनाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं गर्डल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला पेल्विक गर्डल कहते हैं। नेक्स्ट, अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। नेक्स्ट, कंकाल तंत्र के कार्य। पहला, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। चौथा, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना। पांचवा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुछ हड्डियों की संख्या 206। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29। कपाल 8, फेशियल 4 एवं कर्ण 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26।
पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान की हड्डी। नोट: पहला, मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। दूसरा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेटस कहते हैं। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या। स्थान एवं अस्थियों के नाम और उनकी संख्या। पहला, कर्ण 6, अस्थियां मैलियस 2, इनकस 2, स्टेप्स 2। दूसरा, ऊपरी बाहु ह्यूमरस 2। तीसरा, अग्रबाहु रेडियोलना 2। चौथा, कलाई कार्पल्स 16। पांचवां, हथेली मेटाकार्पल्स 10। छठा, अंगुलियां फेलेंजेस 28। सातवां, जांघ फीमर 2। आठवां, पिंडली टिबियो फिबुला 4। नौवां, घुटना पटेला 2। 10वां, टखना टार्सल 14। 11वां, तलवा मेटाटार्सल 10। 10वां, अंतःश्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। बाह्य श्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स होती है। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदि। पांचवां, अंतःश्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, परा अवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड आदि। नेक्स्ट, मानव शरीर की मुख्य अंतःश्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। पहला, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। नेक्स्ट, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट, इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी माना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। पहला, एसटीएच हार्मोन सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ये शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व, जिगेंटिज्म अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन, ड्वार्फिज्म होता है। दूसरा, टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित कराने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल कार्टिकेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। चौथा, जीटीएच हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। ये 2 प्रकार का है। एएफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वृषण की शुक्र जनन नालिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। बीएलएच हार्मोन अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। पांचवां, एलटीएच हार्मोन दुग्ध जनक हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। छठा, एडीएच हार्मोन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। दूसरा, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। यह मनुष्य के गले में श्वास नलियां ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती हैं। नेक्स्ट, इससे निकलने वाला हार्मोन थाइरोक्सिन एवं ट्रायोडोथियोनाइन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थाइरोक्सिन के कार्य। पहला, ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। दूसरा, ये शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषता हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। तीसरा, जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। चौथा, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थाइरोक्साइन की कमी से होने वाला रोग। पहला, जड़ मानवता क्रेटिनिज्म। ये रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, मिक्सिडमा। यौवनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। तीसरा, हाइपोथायरायडिज्म।
लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। चौथा, घेंगा गॉइट। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के आधिक्य से होने वाला रोग। पहला, टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। दूसरा, एक्सोथैल्मिया। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। तीसरा, पराअवटु ग्रंथि। ये गले में अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दूसरा, कैल्सिटोनिन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पराअवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। चौथा, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला भारी भाग कॉर्टेक्स तथा दूसरा अंदरूनी भाग मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य। पहला, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रण करता है। दूसरा, मिनरोकार्टिक्वाइडस। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। तीसरा, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। ये बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। नोट पहला, कॉर्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि ये शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। दूसरा, कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य। पहला, एपिनेफ्रिन। यह एक अमीनो अम्ल है। दूसरा, नॉरएपिनेफ्रिन। ये भी अमीनो अम्ल है। इन दोनों हार्मोनों का समान कार्य है। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ी एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। पांचवा, जनन ग्रंथि, गोनैड्स। पहला, अंडाशय, ओवरी। इसके द्वारा निम्न हार्मोनों का स्राव होता है। पहला, एस्ट्रोजन। ये अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। तीसरा, रिलैक्सिन। गर्भावस्था में ये अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। ये हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और ये गर्भाशय ग्रीवा अल्टरीन सर्विक्स को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। दूसरा, वृषण, टेस्टिस। इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। 11वां, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस, लंग्स होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंगेंस या स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रैंकियोल्स और तथा फेफड़े आदि। नासामार्ग, नेसल पैसेज। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। ये श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन में स्थित होती है। ये स्तर लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है। ये स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप के बराबर बनाती है। ग्रसनी, फेर्निक्स। ये नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लैरिंगेंस या स्वर यंत्र, लैरिंग्स या और वॉइस बॉक्स। श्वसन मार्ग का वो भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है।
लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है। लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो ये ग्लॉटिस द्वार बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ट्रेकिया, ये वक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रेकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। बायां वोक्रियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा लंग्स, वक्ष गुहा में एक चौड़ी फेफड़ी होती है जिसका रंग लाल होता है। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़े बाएं फेफड़े के तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तीसरा आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। चौथा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला बाह्य श्वसन, ये निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। ए श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, बी गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ए श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है जिससे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहला निश्वसन, इंस्पिरेशन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। दूसरा उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट आती है जिस पथ से वो फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर ली गई वायु 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर निकाली गई वायु 79% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। पांचवा गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। ये गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा दूसरे के विपरीत होती है। दूसरा, गैसों का परिवहन। गैसों का ब्रैकेट में O2 एवं CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। पहला, प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। दूसरा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वो रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तीसरा, आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। नोट, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन
कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। चौथा, कोशिकीय श्वसन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला अनॉक्सी श्वसन, दूसरा ऑक्सी श्वसन। पहला अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन प्राय जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट एवं जीवाणु में ये प्राय पाया जाता है। दूसरा, ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। C6H12O6 प्लस 6O2 एरोराइट को 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 kJ ऊर्जा। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ए, ग्लाइकोलिसिस, बी, क्रेब्स चक्र। ए, ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एमडेन, मेयरहॉफ, पार्सन ने किया था, इसलिए इसे EPM पथ भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसको अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या शर्करा किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, ये अवस्था ऑक्सी एरोबिक एवं अनॉक्सी एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट, एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया को आरंभ करने में दो अणु ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वह होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप दो अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी ब्रैकेट में 2 × 8,000 ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ग्लाइकोफिलिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक एवं ऑक्सी श्वसन एरोबिक में एक समान होती है। 119, इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। नेक्स्ट, बी, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट, इसका वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिल चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट, ADP के 2 अणु ATP के 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट, इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। नेक्स्ट, पूरे चक्र 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से ATP का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के व FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 प्लस ब्रैकेट में 3 × 5 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में 2 × 1 इक्वल टू 18 अणु ATP के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिसमें 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 = 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। श्वसनीय पदार्थ
कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। नोट: श्वसन एक उपचयी क्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है, इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। 12वां, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादक। ये पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, उपापचयी नियंत्रक। ये पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। तीसरा, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। ये पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। चौथा, अनुवंशिक पदार्थ। वे पोषक पदार्थ जो अनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। पहला, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, प्रोटीन। तीसरा, वसा। चौथा, विटामिन। 5वां, न्यूक्लिक अम्ल। 6ठा, खनिज लवण। और 7वां, जल। पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1, 2 और 1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मोनोसैकेराइड। दूसरा, डाइसैकेराइड्स। तीसरा, पॉलीसैकेराइड्स। पहला, मोनोसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि। दूसरा, डाइसैकेराइड्स। समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एरोमाल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, एरोलैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, एरोसुक्रोज। तीसरा, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। ये ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेल्यूलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य: पहला, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। दूसरा, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। तीसरा, विटामिन सी का निर्माण करना। चौथा, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। 5वां, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के प्रकार: पहला, सरल प्रोटीन। वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। दूसरा, संयुग्मी प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण: क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। तीसरा, व्युत्पन्न प्रोटीन्स। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण: प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य: पहला, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। दूसरा, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरास्मस,
नामक रोग हो जाता है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। चौथा, ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा, आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। छठा, ये संवहन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट, क्वाशियोकर। इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। नेक्स्ट, मरासमस। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तीसरा, वसा फैट्स। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। नेक्स्ट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों से मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल, पाम ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट, शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, वसा का मुख्य कार्य। पहला, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। तीसरा, ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। चौथा, ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। नेक्स्ट, वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट, वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। चौथा, विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। दूसरा, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इर्गेस्ट्रिरॉल द्वारा होता है। नेक्स्ट, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत। पहले विटामिन है, फिर रासायनिक नाम है, फिर कमी से होने वाला रोग है, फिर स्रोत है। विटामिन ए, रेटिनॉल, रासायनिक नाम है। कमी से होने वाले रोग है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथेल्मिया। स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछली, यकृत, तेल। विटामिन B1, रासायनिक नाम है थायमिन, बेरी रोग है और स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्चें, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन B2, रासायनिक नाम है राइफोफ्लेविन। कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। स्रोत है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, पेंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम है बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना और स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B5, निकोटिनामाइड या नियासिन, रासायनिक नाम है। रोग है पेलेग्रा, त्वचा दाद या चाफोर डी सिंड्रोम। स्रोत है मांस, मूंगफली, तेल, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम है और अनीमिया एवं त्वचा रोग होने वाले रोग हैं। यकृत, मांस, अनाज स्रोत है। विटामिन B7, बायोटीन, रासायनिक नाम है। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, इसके कमी से होने वाले रोग हैं और इसका स्रोत है मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन B12, साइनोकाबालामिन, इसका रासायनिक नाम है अनीमिया एवं पांडु
रोग, इससे कमी से होने वाले रोग हैं। मांस, कलेजी, दूध इसके स्रोत हैं। फॉलिक अम्ल, टेरोइल ग्लूटामिक रासायनिक नाम है। अनीमिया, पेचिस रोग, इससे कमी होने वाले रोग हैं। और स्रोत है दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड रासायनिक नाम है और इससे कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इससे होने वाले रोग हैं रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टियोमोलेशिया वयस्क में, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। स्रोत है मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। इसकी कमी से होने वाले रोग है जनन शक्ति का कम होना और स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाले रोग है रक्त का थक्का न बनना और स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न। 5वां न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है, पहला, अनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। दूसरा, एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। तीसरा, ये क्रोमोटिन जाल का निर्माण करते हैं। छठा, खनिज, मिनरल्स, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार। सबसे पहले खनिज, फिर दैनिक मात्रा और फिर मुख्य स्रोत और फिर प्रकार। सोडियम क्लोराइड के रूप में 2 से 5 ग्राम दैनिक मात्रा है। साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध मुख्य स्रोत है और प्रकार्य है। ये सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव से धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है: पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचारण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटय संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम खनिज है, 1 ग्राम दैनिक मात्रा है, लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, मुख्य स्रोत। प्रकार्य है, सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। ये निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघटय संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम खनिज का नाम है, लगभग 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा है और इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली, कसावा। इसका प्रकार्य है, ये विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका, पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबद्ध। फास्फोरस खनिज का नाम है, 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा है और इसका मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जुई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे। प्रकार्य है, कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना। ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। लौह खनिज का नाम है, 25 मिलीग्राम बालक, 35 मिलीग्राम बालिका। मुख्य स्रोत है कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। प्रकार्य है, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। ये ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन खनिज का नाम है, 20 मिलीग्राम दैनिक मात्रा है। मुख्य स्रोत है मछली, भोजन, समुद्री हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक। और प्रकार्य है, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम खनिज का नाम है और मुख्य स्रोत रासायनिक नाम है अत्यल्प मैग्नीशियम खनिज का नाम है और अत्यल्प दैनिक मात्रा है। मुख्य स्रोत है सब्जियां।
प्रकार्य है पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु। जस्ता खनिज का नाम है, अत्यल्प दैनिक मात्रा है। यकृत एवं मछलियां मुख्य स्रोत है। इंसुलिन कार्यकी के लिए इसका प्राकार्य है। तांबा खनिज का नाम है, अत्यल्प दैनिक मात्रा है। मुख्य स्रोत है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। और प्रकार्य है हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट खनिज का नाम है, अत्यल्प दैनिक मात्रा है। मांस, मछली एवं जल मुख्य स्रोत है। आरबीसी तथा B12 के संश्लेषण हेतु प्रकार्य है। नोट, गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। 7वां, जल मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। नेक्स्ट, जल के प्रमुख कार्य। पहला, जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। दूसरा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। तीसरा, शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट। ये पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिनों की कमी या अभाव है। संतुलित पोषण संतुलित आहार से प्राप्त होता है जो नीचे की तालिका में दी गई है। वयस्क पुरुष, वयस्क महिलाएं, बच्चे, बालक और बालिका। फिर खाद्य पदार्थ है, सामान्य, मध्यम, कठोर। सामान्य, मध्यम, कठोर, बच्चे और बालक, बालिका। सबसे पहले वयस्क पुरुष पढ़ूंगी। खाद्य पदार्थ, अन्न, गेहूं, चावल। 400 सामान्य, 520 मध्यम, 670 कठोर। दालें 40 सामान्य, 50 मध्यम, 60 कठोर। पत्तेदार सब्जियां 40 सामान्य और 40 मध्यम और 40 कठोर। सब्जियां और अन्य 60 सामान्य, 70 माध्यम और 80 कठोर। दूध 150 सामान्य, 200 मध्यम, 250 कठोर। कंदमूल 50 सामान्य, 60 मध्यम, 80 कठोर। गुड़ व शक्कर 30 सामान्य, 35 मध्यम और 55 कठोर। वसा व तेल 40 सामान्य, 45 मध्यम और 65 कठोर। वयस्क महिला। खाद्य पदार्थ 410 सामान्य, 440 मध्यम, 575 कठोर। दालें 40 सामान्य, 45 मध्यम, 50 कठोर। पत्तेदार सब्जियां 100 सामान्य, 100 मध्यम, 50 कठोर। सब्जियां व अन्य 40 सामान्य, 40 मध्यम और 100 कठोर। दूध 100 सामान्य, 150 मध्यम और 200 कठोर। कंदमूल 50 सामान्य, 50 मध्यम, 60 कठोर। गुड़ या शक्कर गुड़ या शक्कर 20 सामान्य, 20 मध्यम, 40 कठोर। वसा व तेल 20 सामान्य, 25 मध्यम और 40 कठोर। अब बच्चे, बालक एवं बालिका। 103 और 4 से 6 के बच्चे। 101 से 3 के अन्न और गेहूं, चावल। 175 दालें, 35 पत्तेदार सब्जियां, 40 सब्जियां व अन्य, 20 दूध। 300 कंदमूल, 10 गुड़ या शक्कर, 30 और वसा व तेल, 15। 4 से 6 के बच्चे। 270 अन्न, गेहूं, चावल। 35 दालें, 50 पत्तेदार सब्जियां, 30 सब्जियां व अन्य, 250 दूध, 20 कंदमूल, 45 गुड़ व शक्कर और 40 वसा व तेल। बालक 10 से 18। 420 अन्न, 45 दालें, 50 पत्तेदार सब्जियां, 50 सब्जियां व अन्य, 250 दूध, 30 कंदमूल, 45 गुड़ या शक्कर और 40 वसा या तेल। बालिका 10 से 16 वर्ष। 380 अन्न, गेहूं, चावल। 45 दालें, 50 पत्तेदार सब्जियां, 50 सब्जियां व अन्य, 250 दुग्ध, 30 कंदमूल, 45 गुड़ या शक्कर और 35 वसा या व तेल।
मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं निम्न है। कार्य की प्रकृति, पुरुष और स्त्री। पहला, हल्का कार्य करने वाले पुरुष 2000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी। दूसरा, 8 घंटा कार्य करने वाले 3000 कैलोरी पुरुष, 2500 कैलोरी स्त्री। तीसरा, कठिन परिश्रम करने वाले 3600 कैलोरी पुरुष और 300 कैलोरी स्त्री। तीसरा, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, परजीवी प्रोटोजा द्वारा होने वाला रोग। फिर प्रभावित अंग, फिर परजीवी, वाहक मच्छर और लक्षण। पहला, मलेरिया, तितली एवं आरबीसी प्रभावित अंग है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। मादा एनाफ्लीज वाहक मच्छर है और ठंड के साथ बुखार लक्षण है। दूसरा, पायरिया, मसूड़ों प्रभावित अंग, एंट अमीबा और जिंजीवेलिस परजीवी हैं। वाहक मच्छर डैश है। लक्षण, मसूड़ों से रक्त का निकलना। तीसरा, सोने की बीमारी, प्रभावित अंग मस्तिष्क है। ट्रिपोनोसोमा परजीवी है। सीसी मक्खी वाहक मच्छर है और बहुत नींद के साथ बुखार आना लक्षण है। चौथा, पेचिस, प्रभावित अंग है आंत, परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक मच्छर डैश है और लक्षण है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। पांचवा, कालाजार, रोग का नाम है। प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा, परजीवी है लीशमेनिया डोना बानी, वाहक मच्छर है बालू मक्खी और लक्षण है तेज बुखार। मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। नेक्स्ट, रेनॉल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। सबसे पहले बीमारी, फिर प्रभावित अंग, फिर जीवाणु के नाम और फिर लक्षण। टेटनस, तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग है और क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु का नाम है। लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा बीमारी है, प्रभावित अंग आंत है और विब्रियो कैलोरी जीवाणु के नाम है। लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियां। टाइफाइड आंत प्रभावी अंग है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है और तेज बुखार, सिर दर्द लक्षण है। क्षय रोग बीमारी है, फेफड़ा प्रभावित अंग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है। लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया रोग का नाम है। श्वास नली प्रभावित अंग है और जीवाणु के नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग बीमारी है, फेफड़ा, कारव दोनों पैर के बीच प्रभावित अंग है। पास्चुरेला पोस्टेस जीवाणु का नाम है और लक्षण है बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां। काली खांसी रोग का नाम है। श्वसन तंत्र प्रभावित अंग है और हीमोफिलस परटूसिस जीवाणु का नाम है। लक्षण है लगातार खांसी आना। निमोनिया रोग का नाम है, फेफड़ा प्रभावित अंग है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का नाम है और लक्षण है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़ बीमारी है, तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित अंग है और माइकोबैक्टीरिया लेप्री जीवाणु का नाम है। शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, ये लक्षण है। गोनोरिया रोग का नाम है, मूत्र मार्ग प्रभावित अंग है। नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु का नाम है, मूत्र मार्ग में सूजन लक्षण है। सिफिलिस रोग का नाम है, शिशन अंग प्रभावित अंग है और ट्रेपोनमा पेंडुलम जीवाणु के नाम है। शिशन में घाव लक्षण है। नोट, सन 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। नेक्स्ट, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पैस्चुराइजेशन की खोज की। तीसरा, बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस रोग प्रतिरक्षीकरण
इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। हेलमिनथस द्वारा होने वाली बीमारी। पहला, अतिसार डायरिया। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ निमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। दूसरा, फाइलेरिया। ये रोग फाइलेरिया बैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशिकाओं तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पोक एल्फेंटाइसिस भी कहते हैं। फफूंद, फंगस द्वारा होने वाली बीमारी। पहला, दमा, अस्थमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बिछाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। दूसरा, एथलीट फुट। ये रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। तीसरा, खाज स्कैबीज। ये रोग एक्रेस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। चौथा, गंजापन, बाल्डनेस। ये टिनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। पांचवा, दाद, रिंगवर्म। ये रोग ट्राइकोफाइटान लीरोकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। पहले बीमारी का नाम, फिर प्रभावित अंग, फिर विषाणु का नाम और फिर लक्षण। पहला, एड्स बीमारी है। प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रभावित अंग, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। विषाणु के नाम HIV और लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। बीमारी का नाम दूसरा, डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार। सब प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख एवं जोड़। विषाणु का नाम है अर्बोवायरस। लक्षण है आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। तीसरी बीमारी है पोलियो। प्रभावित अंग है गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान। विषाणु का नाम है पोलियो और लक्षण है ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी अति की, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। चौथा रोग है इन्फ्लुएंजा। इससे प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर और विषाणु के नाम है मिक्सोवायरस ABC और लक्षण है गलशोथ, छींक, बेचैनी। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी की कॉन्टिन्यूटी। पांचवा, चेचक बीमारी है। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम है वेरियोला वायरस और लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। छठा, छोटी माता बीमारी का नाम है। संपूर्ण शरीर प्रभावित अंग है और वेरिसेला वायरस विषाणु के नाम है। लक्षण है हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं। सातवां, गलशोथ बीमारी का नाम है। पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित अंग है। विषाणु का नाम डैश है और लक्षण है ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। आठवां, खसरा बीमारी है। संपूर्ण शरीर प्रभावित अंग है। मोरबिली वायरस विषाणु का नाम है। लक्षण है शरीर पर लाल दाने। नौवां, ट्रेकोमा बीमारी का नाम है। प्रभावित अंग आंख है। विषाणु का नाम डैश है और लक्षण है आंख लाल होना, आंख में दर्द। 10वां, हेपेटाइटिस या पीलिया बीमारी का नाम। प्रभावित अंग है यकृत। विषाणु का नाम डैश। लक्षण है पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीली हो जाती है। 11वां, रेबीज बीमारी का नाम। तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग। रैब्डो वायरस विषाणु के नाम और लक्षण रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। 12वां बीमारी है मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग है मस्तिष्क। विषाणु का नाम है डैश। लक्षण है तेज बुखार। 13वां बीमारी का नाम है हर्पीज। प्रभावित अंग है त्वचा। विषाणु का नाम है हर्पीज और लक्षण है त्वचा में सूजन हो जाती है। नोट, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे।
ये HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे अलीसा टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एज़िडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। मनुष्यों में होने वाला अनुवांशिक रोग। पहला, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट, इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XS प्रभावित हों। नेक्स्ट, इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। दूसरा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट, ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। नेक्स्ट, इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। नेक्स्ट, हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। तीसरा, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। नेक्स्ट, इसमें शरीर अल्पविकसित, कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जनांग प्रायः अविकसित होता है जिससे वे बांझ स्टेराइल होती हैं। चौथा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, ये रोग पुरुषों में होता है। नेक्स्ट, इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। नेक्स्ट, इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। छठा, डाउन सिंड्रोम। इसे मैंग्लोइज्म भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। सातवां, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार क्लेफ्ट प्लेट हो जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग, पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। नेक्स्ट, एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। तीसरा, साइजाफ्रेनिया। ये मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। चौथा, मिर्गी एपिलेप्सी। इसे अपस्मार रोग कहते हैं। ये मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। पांचवा, डिप्लोपिया। ये रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण होती है। चौदहवां, विविध चिकित्सा संबंधी आविष्कार और आविष्कारक। विटामिन फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉसमैन, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर लिलेहल, प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एम स्टेप्सी, एंटीजन लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन, टेरामाइसिन फिनेल, डायबिटीज बेटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई सॉल्क, बैक्टीरिया ल्यूवेन हॉक, RNN जेम्स वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रेनॉल्ड रॉस, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन सी होलकैट, सल्फा ड्रग्स डागमैक, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनॉच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आयन यौवन, इंसुलिन बेटिंग, चेचक टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिन, BCG यूरिन कॉलमेट, रक्त परिवर्तन
कार्ल लैंडस्टीनर। डीएनए जेम्स वाटसन तथा फ्रिक। पेचेस तथा प्लेग की चिकित्सा किटाजाटो। महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटी स्तनी छुछुंदर। अंड जरायुज स्तनी कंगारू। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय। सबसे बड़ा स्थली स्तनी अफ्रीकन हाथी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थाइनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे बड़ा सर्प पाइथन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीका। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ समुद्री। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता। अंड प्रजक स्तनी एकिडेना तथा डक बिल प्लेटिपस। प्रमुख चिकित्सा उपकरण। पहला पेसमेकर। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा कम्यूटेड टोमोग्राफी। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृत का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कम्यूटेड टोमोग्राफी और स्कैन सीटी स्कैन। तीसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। चौथा ऑटो एनालाइजर। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए। पांचवा इलेक्ट्रोनेसेफेलोग्राफ। मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला, स्वप्नों के अध्ययन को एन्यूरोलॉजी कहते हैं। दूसरा, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। तीसरा, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। चौथा, शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का अनेमल होता है। पांचवा, मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम से। छठा, सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सातवां, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। आठवां, हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। नौवां, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। 10वां, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम का होता है तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। 11वां, गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। 12वां, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है। 13वां, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। 14वां, छोटी आंत लगभग 7 लीटर लंबी होती है तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। गलत है, छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। 15वां, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। 16वां, पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक पेंसिलिनियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। 17वां, मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। 18वां, एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। 19, मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। 20, प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। 21, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। 22, एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन इंस्पिरेशन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन एक्सपीरेशन में पूरी होती है। 23, मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचरण रुधिर प्लाज्मा करता है। 15वां, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी,
ये विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स ये टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कीमोथेरेपी ये चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। साइरोजोनिक्स ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी ये विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण एनवायरमेंट या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की ये शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोनोटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये स्वास्थ्य का विज्ञापन है। होलोग्राफी ये लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी ये समय मापने वाला विज्ञान है। मेमोग्राफी ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीटियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। ऑर्थिनोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी ये विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य, ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कैस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जेनिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिशियन ये औषधि शास्त्र की वो शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स
इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, ये शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसपे अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्टिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों कॉइन्स का अध्ययन होता है। फिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों एल्गे का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है।